सो नाउ वी विल स्टडी कॉजेज ऑफ डिजीजेस. ठीक है, व्हाट कॉजेज डिजीज, किसकी वजह से डिजीज होती है, बीमारी क्यों होती है. When we think about causes of disease, we must remember that there are many levels of such causes. एक कोई cause नहीं होता है, there are many causes जिसकी वजह से वो बीमारी होती है. ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं. इफ़ देर इज़ अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, यानी किसी बच्चे को लूज मोशन है, दस्त हैं अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो, वी कैन से दैट द कॉज ऑफ द लूज मोशन इज़ प्रोबेबली एन इन्फेक्शन. मतलब उसको शायद कोई इन्फेक्शन हो गया है जिस वजह से उसको लूज मोशंस हो रहे हैं. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द इन्फेक्शन कम फ्रॉम. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि वो इन्फेक्शन उसको हुआ कैसे. सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, but many babies must have had this unclean drinking water. So why is it that one baby developed loose motion when the other babies did not? यानी कि सपोज उस बच्चे को गंदे पानी की वजह से हुआ, लेकिन अगर उस बच्चे को हुआ तो बाकी किसी को तो नहीं हुआ, उन्होंने भी तो इस अनक्लीन वाटर को ड्रिंक किया था. वन रीज़न माइट बी दैट दिस बेबी इज़ नॉट हेल्दी. तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बाकियों ने पानी पिया बट उनको इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा था. बट दिस पर्टिकुलर बेबी, उसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, वो हेल्दी नहीं है. एज अ रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज व्हेन एक्सपोज टू रिस्क, वेयर एज हेल्दियर बेबीज वुड नॉट. तो ऐसे में चांसेस क्या होंगे कि उस बच्चे को डिजीज़ हो सकती है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना बाकियों का है. वाई इज़ द बेबी नॉट हेल्दी? परहैप्स बिकॉज इट इज़ नॉट वेल नरिश्ड एंड डज नॉट गेट इनफ फूड. ये शायद इसलिए क्योंकि बेबी जो है वो वेल नरिश नहीं है और उसको अच्छा फूड या जो ज़रूरत का खाना है वो नहीं मिलता. ठीक है, सो यहाँ पे एक फैक्टर नहीं है, देयर आर मैनी फैक्टर जिसकी वजह से हम ये कह पा रहे हैं कि वो बीमारी उसको हुई है. नॉट जस्ट द इन्फेक्शन बट द पुअर डाइट या फिर द वीक इम्यून सिस्टम, सारे कॉजेज हो सकते हैं. सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम्स अ सेकेंड कॉज ऑफ द डिजीज़. ठीक है, further, why is the baby not well nourished? Perhaps because it is from a household which is poor. वो बच्चे को प्रॉपर नरिशमेंट या खाना क्यों नहीं मिल रहा है जो उसको मिलना चाहिए? क्योंकि शायद वो जो बच्चा है वो एक ऐसे हाउस होल्ड से बिलोंग करता है जो थोड़े पुअर हैं, जिनके पास प्रॉपर पैसे नहीं हैं. It is also possible that the baby has some genetic difference that make it more likely to suffer from loose motion when exposed to a pathogen. तो देखो यहाँ पे ना अब एक काम करते हैं, बिकॉज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग सबसे पहले हमने बोला कि जो भी है वो एक इन्फेक्शन की वजह से हुआ. फिर हमने बोला कि ऐसा बाकियों के साथ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेबी इज़ नॉट हेल्दी. हेल्दी क्यों नहीं है? फिर हमने एक चीज़ लगा दी कि उसको शायद नरिशमेंट नहीं मिला या अच्छा खाना नहीं मिला. नरिशमेंट नहीं मिला क्योंकि हाउस होल्ड पुअर था, और हो सकता है जेनेटिक डिफरेंस हो जिसकी वजह से वो ज़्यादा जल्दी से कोई भी बीमारी पकड़ लेता हो. विदाउट द पैथोजन द जेनेटिक डिफरेंस और द पुअर नरिशमेंट अलोन वुड नॉट लीड टू लूज मोशन. यानी उसने क्या बोला कि पैथोजन के बिना, मतलब विदाउट द पैथोजन जेनेटिक डिफरेंस और द पुअर नरिशमेंट अलोन वुड नॉट लीड टू लूज मोशन. तो यहाँ पे एक पैथोजन हो गया, मतलब जिसकी वजह से बीमारी हो रही है. जिस भी पैथोजन ने, जर्म ने, बैक्टीरिया ने, वायरस ने उसको करा है लूज मोशन, वो पैथोजन हो गया. उसके अलावा यहाँ पे नरिशमेंट हो गया, यानी खाना पीना हो गया. ठीक है, दैट इज़ नरिशमेंट. और उसके बाद अगर मैं नरिशमेंट वाला पॉइंट हटा दूँ तो आप ये भी कह सकते हो कि जो उनकी मतलब ब्रिंगिंग है वो इतना मतलब जिसे कहना चाहिए प्रॉपर उसको खाना नहीं मिल रहा है, जितनी भी चीज़ें हैं. सो ये सारी की सारी चीज़ें हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मतलब एक चीज़ ने किया, बट दे डू बिकम कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ द डिजीज़. इनकी अकेले की वजह से, मतलब अगर मैं बोलूँ तो केवल नरिशमेंट या पुअर होना इज़ नॉट द रीज़न, लेकिन येस दे आर द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर. जैसे ग्रुप वर्क में एक ने मेन काम किया लेकिन साथ में कुछ लोगों ने और साथ दिया. ठीक है, तो पैथोजन इज़ द वन जिसकी वजह से बीमारी हुई लेकिन बाकी चीज़ों ने साथ दिया. वाई वॉज देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द बेबी? बच्चे के लिए पानी क्यों नहीं था? बिकॉज हो सकता है कि जो पब्लिक सर्विसेज थी वो पुअर है, आर पुअर वेयर द बेबी फैमिली लिव्स. मतलब जो सर्विसेज हैं वो इतनी अच्छी नहीं है जहाँ पे वो बच्चा रहता है. सो पुअर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज बिकम थर्ड कॉज ऑफ द बेबी डिजीज़. तो ये सारी चीज़ें ना मिलके एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं बेबी के लिए कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है. It will now be obvious that all disease will have immediate cause and contributing causes. Also, more disease will make cause rather than one single cause. यानी कि ये भी हो सकता है
कि एक बीमारी के एक से ज़्यादा कारण रहे हों, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट वन डिजीज़ हैव मोर देन वन रीजन्स और मोर देन वन कॉज, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर लुकिंग हेयर। नाउ दीज आर द कॉजेज। अब इसमें दो चीज़ों को पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इन्फेक्शियस कॉज एंड देन वी विल स्टडी नॉन इन्फेक्शियस कॉज। तो इससे हमें काफ़ी क्लियर हो जाएगी पिक्चर। As we have seen, it is important to keep public health and community health factor in mind when we think about causes of disease. जब हम लोग कभी भी कोई बीमारी के बारे में बात करते हैं कि ये रीज़न है, ये कॉज है, तो कम्युनिटी हेल्थ फैक्टर्स को रखना, जिस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं, पब्लिक हेल्थ जो है, लोगों की जो हेल्थ है, उसको दिमाग में रखना ज़रूरी है. We can take that approach a little further. It is useful to think of the immediate cause of disease as belonging to two distinct types. वन ग्रुप ऑफ कॉज इज़ द इन्फेक्शियस एजेंट, यानी कि अगर मैं बात करूँ किस वजह से बीमारी हुई, तो एक ऐसा फैक्टर है जो कि इन्फेक्शियस एजेंट जिसमें हम डालेंगे, जिसमें बेसिकली वो जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस जिसने ये बीमारी करी है, ठीक है. डिजीजेस, एक सेकेंड रुकिए, वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉजेज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज. इसको हाईलाइट कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. मैं इसको इससे भी हाईलाइट कर देती हूँ. क्या लिखा है? डिजीजेस जहाँ पे माइक्रोब्स इमीडिएट कॉज होते हैं उनको हम लोग इन्फेक्शियस डिजीजेस बोलते हैं. यानी जहाँ पे माइक्रोब्स की वजह से ये बीमारी हुई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज, या फिर जिसे बोलना चाहिए इन्फेक्शियस कॉज, ठीक है. दिस इज बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी, क्योंकि ये जो माइक्रोब है वो एक कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड हो जाता है. बेसिकली इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस की बात करते हैं. ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक पर्सन से, इफ इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एंड देयर आर सर्टेन डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती. तो अभी उसके बारे में पढ़ेंगे. तो ये लिखा है, डू ऑल डिजीजेज स्प्रेड टू द पीपल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन? Where are the diseases that are not spreading? What are the diseases? How would a person develop those diseases that don't spread by contact with a sick person? एक basic सा example ले लेते हैं यहाँ पे. That is, let me write it here. Just give me 1 minute. Yes. So it is cancer. Just take this example. Cancer में ये disease एक person से दूसरे person में direct contact से तो बिल्कुल नहीं फैलेगी, ठीक है. और ये एक एग्जाम्पल हो गया. या फिर ब्लड प्रेशर ले लीजिए आप, ब्लड प्रेशर, ठीक है, बीपी हो गया या डायबिटीज़ हो गया. सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट स्प्रेडिंग फ्रॉम द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है. लेकिन हाँ, इनके अपने रीज़न हो सकते हैं. इनके रीज़न लाइफ स्टाइल, खाना, जेनेटिक्स हो सकते हैं. बहुत सारे अदर रीजन्स कैन बी देयर, बट नॉट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. On the other hand, there are also diseases that are not caused by infectious agent. Their cause vary, but they are not external causes like microbes. मतलब उनके causes बहुत अलग अलग हो सकते हैं, but external microbes नहीं हो सकते जो कि community में फैल जाएं. ऐसे diseases mostly internal होती हैं and non infectious causes होते हैं, ठीक है. non infectious जो एक person से दूसरे person के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फैल ही नहीं सकते दूसरे इंसान के अंदर, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से तो नहीं फैल सकते. फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने खुद ही दे रखा है. कैंसर्स आर कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़. और भी रीजंस हो सकते हैं कैंसर के. हाई ब्लड प्रेशर कैन बी कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेट, ठीक है. हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा वेट से हो सकता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज से हो सकता है, और जैसे शुगर भी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ऑल दिस थिंग्स. ये ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को इसको शुगर है तो शुगर इसको भी फैल जाएगी, नहीं. दिस इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द लाइफ स्टाइल, द काइंड ऑफ फूड जो खा रहे हैं हम, ठीक है. सो नाउ पेप्टिक अल्सर्स एंड द नोबल प्राइज, इसको पढ़ लेते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो. कई सालों तक एवरीबडी यूज टू थिंक दैट पेप्टिक अल्सर्स विच कॉजेज एसिडिटी रिलेटेड पेन एंड ब्लीडिंग इन द स्टमक्स एंड ड्यूडेनम वर बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल रीज़न. तो कई सालों तक लोगों को लगा कि ये जो पेप्टिक अल्सर्स हैं ये बिकॉज ऑफ, जिसे कहना चाहिए लाइफ स्टाइल रीजन्स, मतलब ढंग से खाना पीना नहीं और इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट रहना, इसकी वजह से होता है. Everybody thought that a stressful life led to a lot of acid secretion and in the stomach and eventually causes peptic ulcers. मतलब कि stressful life की वजह से acid secretion हो रहा है और उसकी वजह से peptic ulcers हो रहे हैं. Then two Australians made a discovery that a bacterium, Heliobacter pylori, was responsible for the peptic ulcers. फिर उन्होंने एक बैक्टीरिया के बारे में पता लगाया कि ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है पेप्टिक अल्सर्स के लिए. रॉबिन वेरन, अ पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम पर्थ,
Australia saw these small curved bacteria in the lower part of the stomach in many patient. उन्होंने देखा कि ये जो एक बैक्टीरिया है ये कई पेशेंट्स के लोअर जो स्टमक वाला पोर्शन है वहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है. तो ही नोटिस दैट साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन वर ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड दीज बैक्टीरिया. तो उन्होंने नोटिस किया कि ये जो इन्फ्लामेशन के साइन थे, जो दर्द होता था, वो हमेशा इस बैक्टीरिया के पास में होता था. बैरी मार्शल, अ यंग क्लिनिकल फेलो, बिकेम इंटरेस्टेड इन वॉरेन फाइंडिंग्स. फिर मार्शल जो थे वो इंटरेस्टेड हो गए वॉरेन की फाइंडिंग्स में, एंड उन्होंने क्या किया, सक्सीडेड इन कल्टिवेटिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम दीज सोर्सेज. तो उन्होंने इस बैक्टीरिया को बनाया, कल्टिवेट किया लेबोरेटरी में. इन ट्रीटमेंट स्टडीज Marshall and Warren showed that patient could be cured of peptic ulcer only when the bacteria were killed off from the stomach. कि ये लोग को जो पैप्टिक अल्सर्स हो रही हैं ये ठीक हो सकती हैं अगर जो भी उनके स्टमक के अंदर बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म कर दें. Thanks to this pioneering discovery by Marshall and Warren, peptic ulcer disease is no longer a chronic, frequently disabling condition, but a disease that can be cured by a short period of treatment with antibiotics. एंटीबायोटिक्स क्या होती है ना, ऐसी डिजीज़, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बायोलॉजी, मतलब जिसे कहना चाहिए जो बायोलॉजी, जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि माइक्रोब्स हैं उनको ख़त्म करती हैं. तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया घुस जाते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं. तो एंटीबायोटिक्स वहाँ पे अपना काम दिखाती हैं. वो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे बैक्टीरिया होते हैं उनको मारती हैं, ठीक है. तो उन्होंने इस बात की डिस्कवरी करी कि ये डिज़ीज़ कोई खाने पीने की वजह से या क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है. इट्स बेसिकली अ डिज़ीज़ जो कि किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है. तो इस डिस्कवरी की वजह से जिस बीमारी को क्रॉनिक डिजीज़ समझा जाता था, जो बहुत टाइम तक चलती थी, वो ऑटोमेटिकली एक्यूट डिजीज़ बन गई क्योंकि एंटीबायोटिक देते ही वो बीमारी ठीक हो जाती थी. फॉर दिस अचीवमेंट मार्शल एंड वॉरेन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इन 2005. इस स्टडी के लिए मार्शल और वॉरेन को नोबेल प्राइज़ मिला फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में 2005 में, ठीक है. So this was a very good discovery. The ways in which disease spread and the ways in which they can be treated and prevented at the community level would be different for different diseases. यानी कि कैसे कोई बीमारी फैलती है, कैसे ट्रीट करते हैं कम्युनिटी लेवल पे या प्रिवेंट करते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है. जैसे रिसेंटली आया कोरोना, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये एकदम से स्प्रेड होना शुरू हुई. देयर इज़ नॉट जस्ट ओनली वन फैक्टर, देयर आर मेनी फैक्टर्स. जैसे कि लोग कितना अपने आप को अलग कर पा रहे हैं, अलग कर पा रहे हैं, तो उसके बाद कितना ध्यान रख रहे हैं सफाई का, फिर वो लोगों से और दूसरों से कितना वो उसको स्प्रेड कर रहे हैं. सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स अलग अलग बीमारी के लिए जो ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो कितनी जल्दी ठीक हो रहा है या बीमारी कितनी जल्दी स्प्रेड हो रही है, ठीक है. सो दैट वाज इट. आई थिंक दिस वाज डन एंड हम लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली हैं. एंड उसके अलावा हम लोग इसके बाद कवर करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ वाला पार्ट, बट इस वीडियो में इतना ही. इससे पहले की वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है जिसे कहना चाहिए क्रॉनिक डिजीज़ एंड पुअर हेल्थ और ये सब चीज़ें. तो आप इस वीडियो को देख सकते हो 9th क्लास की प्लेलिस्ट में. तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और प्लेलिस्ट में ज़रूर देखना. प्लेलिस्ट में यू विल फाइंड मैनी मोर वीडियोज़ अगर आप लाइन टू लाइन NCERT को पढ़ना चाहते हो तो. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.